में सरकार और विपक्ष के बीच में जो गतिरोध है वो जारी है और आज भी संसद नहीं चल सकी। जो मौजूदा सत्र है, बजट सत्र का जो दूसरा जो ये भाग चल रहा है संसद का, 6 अप्रैल को इसका समापन होना है, यानी कि कल संसद का ये जो सत्र है वो खत्म हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही थी कि समापन से पहले दोनों सदनों में कम से कम कुछ तो बिजनेस जो है, कुछ काम होगा, कुछ कामकाज होगा। जिस काम के लिए सांसदों को चुन के भेजा जाता है वो अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा आज फिर शुरू हुआ। संसद कल 6 अप्रैल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब कल का सिर्फ दिन बचा है। बजट सत्र का दूसरा जो चरण था वो 13 मार्च को शुरू हुआ था। दूसरे चरण में 17 दिन हंगामे की वजह से कोई काम नहीं हो पाया। पहले हफ्ते में 5 दिन बर्बाद हुए, दूसरे हफ्ते में 4 दिन बर्बाद हुए, तीसरे हफ्ते में 4 दिन बर्बाद हुए, चौथे हफ्ते में 4 दिन बर्बाद हुए। औसतन 20 मिनट भी रोज जो है वो सत्र नहीं चल पाया। सरकार के एजेंडे में 32 बिलों जो थे हंगामे के बीच, वो बिल, अब आप सोचिए कि देश का जो बजट है, जो फाइनेंस बिल है, वो भी हंगामे में बिना चर्चा के पारित हो गया। सोच के देखिए, इतने सारे लोगों की किस्मत में इतना असर पड़ता है कि क्या बिल में क्या करा गया, क्या नहीं हुआ, क्या ठीक क्या खराब, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, ऐसे ही बिल पास हो गया। कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, माननीय वित्त मंत्री ने खेद व्यक्त किया है कि बजट सत्र पर संसद में कोई बहस नहीं हो पाई। बिना बहस के बजट पारित होने के लिए कौन जिम्मेदार था? यह भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि ट्रेजरी बेंच ने हंगामे और व्यवधान की शुरुआत की और बहस को रोक दिया। तो कौन है जिम्मेदार इसके लिए, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर सीनियर एडिटर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ संसद से जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी, इस बार जो रिपोर्टर हैं संसद जो कवर करते हैं, उनका काम बड़ा आसान रहा क्योंकि 10-20 मिनट संसद पूरी चल पाई। मतलब मैं मजाक में ये बात आपको कह रहा हूं कि इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ी आपको और नहीं दिखना पड़ा कि क्या बहस हो रही है और कौन कौन सी हेडलाइन हमें देनी है। देखिए, निश्चित तौर पर, और राजनीति आमतौर पर एक बहुत ही अनिश्चितता से भरी कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसा लगा कि सब कुछ बहुत प्रिडिक्टेबल है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, कुछ पेपर्स ले होंगे, विपक्ष की तरफ से सदन की कार्रवाई को रोककर जेपीसी की मांग को लेकर चर्चा की मांग की जाएगी। राज्यसभा चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर जो एडजर्नमेंट मोशन के नोटिसेज हैं विपक्ष की तरफ से, उसको रिजेक्ट करेंगे और उसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित होगी और फिर 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी, कुछ ही मिनटों में फिर हंगामे की वजह से पूरे दिन के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। और ये एक ट्रेंड रहा है और ऐसा लगा कि अब सब कुछ बहुत प्रिडिक्टेबल पार्लियामेंट में हो गया था और ऐसा लगता था कि न सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष के सांसद ये चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई चले। और इसका नतीजा ये हुआ है, 2 अप्रैल को डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट किया था, अंकेत बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसके कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। उन्होंने ये कहा है कि अगर ऑस्कर विनर्स, यानी जिन भारतीय नागरिकों को ऑस्कर सम्मान मिला, उस दिन सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर कहा था कि ये देश की जीत है और उस पर लंबा भाषण हुआ था। पर अगर उसको छोड़ दिया जाए तो राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो औसतन 20 मिनट ही चल पाई है बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान। और डेरेक ओब्रायन ने ये कैलकुलेशन करके ये तथ्य सामने रखा है, 16 मार्च को राज्यसभा की कार्रवाई सिर्फ 4 मिनट चल पाई, 17 मार्च को 18 मिनट चल पाई, उसके बाद 20 मार्च को सिर्फ 11 मिनट चल पाए, 23 मार्च को 20 मिनट, 27 मार्च को 13 मिनट, 28 मार्च को 13 मिनट, 29 मार्च को 8 मिनट। और ये एक ट्रेंड रहा है इस पूरे सत्र का, जिससे आपको इससे सांकेतिक तौर पर एक रिफ्लेक्शन आपको ज़रूर मिलता है। और पूरे सत्र के दौरान हमने देखा है, आपने भी कहा, कई बिल थे सरकार के एजेंडे में और जिस वक्त फाइनेंस बिल पारित किया गया, मुझे याद है राज्यसभा चेयरमैन ने कहा कि मैंने 10 घंटे का समय तय किया था फाइनेंस बिल पर चर्चा के लिए। वित्त मंत्री जी, आप इस पर कुछ जवाब देना चाहती हैं? और फिर उन्हें एहसास हुआ कि जब इस पर चर्चा ही नहीं हुई है तो वित्त मंत्री किन सवालों का जवाब देंगी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप इस बिल को पारित कराने की प्रक्रिया शुरू करें। तो इस बात का मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, संसद का जो प्रीशियस टाइम है
जो बहुमूल्य समय है वो जिस तरह से राजनीति की भेंट चढ़ गया है, एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है बिल्कुल। बजट सत्र और के दूसरे चरण में राजनीति का अखाड़ा बाहर भी, चुनावों में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और संसद के अंदर भी बिल्कुल वही प्रक्रिया सामने को देखने को मिलती है। तो फर्क क्या रह गया संसद के अंदर संसदों के काम का और जो बाहर जिस तरह की राजनीति होती है, जिसको चुनावी राजनीति कहा जाता है। अपराजिता जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ विनोद जी भी बने हुए हैं। एडवोकेट महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता है, लेकिन तकनीकी खराबी से वो अभी तक जुड़ नहीं पा रही, कोशिश कर रहे हैं उनको हम लेकर आने की। अपराजिता जी, चाहे आपका आर्गुमेंट कुछ भी हो, कुल मिलाकर बात तो यही होती है कि जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष की है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की है संसद को सुचारू रूप से चलाने की। तो क्यों इस बार ऐसा रहा? और ये कमाल की बात देखने को रही कि हंगामा जो है दूसरे सत्र में, जब राहुल गांधी के बयान पर पार्लियामेंट से बिल्कुल एक दिन पहले, सेशन से बिल्कुल एक दिन पहले उसको उठाया जाता है, प्रधानमंत्री जी उस पर अपनी कटाक्ष करते हैं और हंगामा संसद में देखने को मिलता है। तो क्या अब सत्ता पक्ष भी संसद को चलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि सत्ता पक्ष तो संसद को चलाना चाह रहा है, नहीं तो 6 अप्रैल तक संसद सत्र को हम नहीं चलाते या नहीं हम इसे जारी रखते। नहीं तो फिर होता ऐसा कि 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले ही एडजर्न कर दिया जाता। नहीं किया गया है, इसका अर्थ ही यह हुआ कि हम चाहते हैं कि 6 अप्रैल तक यह सत्र चले। तो यह कह देना कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता, यह बिल्कुल गलत है, आधारहीन है, भित्तिहीन है। और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी, उपस्थापित करना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसे सुचारू रूप से चलाने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन यह कह देना कि यह सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, यह बिल्कुल गलत है। देखिए, यह सामूहिक जिम्मेदारी होती है। जितने भी विपक्षी दल हैं और जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो सत्ता पक्ष है, हम सब की मिलित जिम्मेदारी है कि हम इसे ढंग से चलाएं। जहां तक आपने सही कहा, बहुत व्यवधान इस बार हुआ। मैं भी सांसद हूं, मेरी भी कंस्टिट्यूएंसी की बहुत सारी बातें रखनी थी जो मैं नहीं रख पाई, और मुझे लगता है कि दूसरे जो सांसद हैं उनकी भी यही जी। और सबसे बड़ी बात इसी बात को लेकर चिंता की बात है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आप नहीं रख पा रहे हैं, जो लोगों के जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो पा रही। महिमा सिंह जी, फाइनली आप जुड़ गई हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पूछना चाहूंगा, सत्ता पक्ष कह रहा है कि देखिए सामूहिक जिम्मेदारी है, तो कहां ऐसा हुआ कि कुछ बातचीत नहीं हो पाई, कुछ बात नहीं बन पाई, और एक बार फिर से जो सारा सेशन है ये फिर से एक बार राजनीति की भेंट चढ़ गया? अंकित जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और सभी को। अभी भी आपकी आवाज मुझे ना के बराबर आ रही है। आपकी टीम को लगातार मैं फीडबैक दे रही हूँ, ये आप ऑडियो जरा बढ़वाइए अपना, लेकिन फिर भी अभी गुजारे लायक समझ पाई हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। और बीजेपी के सांसद ने अभी जो कहा, माननीय सांसद हैं वो, और ये दुखद है कि वो इस तरह की निंदनीय बात बोल सकती हैं। उनसे एक ही सवाल है हमारा कि आज तक के इतिहास में ऐसा कब हुआ है कि जो संसद की राजस्व पीठ है, जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, उनकी तरफ से संसद के अंदर इस तरह का गतिरोध हुआ हो। आज तक के इतिहास में क्या ऐसा कभी हुआ है? सांसद महोदया तो उत्तर देंगी नहीं, क्योंकि बीजेपी का तो काम ही है बरगलाने का, डाइवर्ट करने का। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो मौजूद है, आप उनसे इस बात का उत्तर लीजिएगा कि क्या आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ है? ये लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो कल ही वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, जिसका हवाला चिदम्बरम जी ने भी दिया है, वो ये प्रिडिक्ट करती है कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन करने जा रहा है, वो नीचे आने जा रहा है, 6.6% से 6.3% पे आने जा रहा है। भाजपा लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेगी। भाजपा बात करेगी कि विश्व नरेंद्र मोदी जी को सबसे पॉपुलर लीडर बता रहा है। वहां तो विश्व पटल की बात ठीक, लेकिन जहां पर विश्व ये बताए, जहां वर्ल्ड बैंक ये बताए कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कोरोना के बाद भी जिस स्तर से ऊपर जानी चाहिए थी, जिस दर से बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ी, वहां पर वर्ल्ड बैंक और सारे विश्व स्तर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गलत। तो भाजपा से आप अपने शो पर इस बात का उत्तर ले लें तो आपको बधाई दूंगी कि क्या आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ है? हर पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछ के उत्तर जरूर लिया जाए, इसलिए मैंने अपराजिता से शुरुआत में ही सवाल में ये कहा था कि ऐसा देखने को मिला नहीं कि ट्रेजरी बेंचेस ने ही हंगामा शुरू कर दिया हो और एक ऐसा मुद्दा बना दिया हो कि उसके में संसद ना चलने दी जाए। विनोद जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, और ये कहीं ना कहीं का एक लेन देन की, क्योंकि शायद बीजेपी को या सत्ता पक्ष को पता था कि जेपीसी की डिमांड हो और भी कई सारे मुद्दे हों, उस पर वो घेरे जाएंगे, तो शायद जो सेकेंड हाफ जो था बजट सेशन का,
उसमें वो अपना मुद्दा तैयार करके लाए थे, क्योंकि शायद इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि अगर राहुल गांधी माफी वाला मुद्दा हम छोड़ देंगे अगर आप जेपीसी का मुद्दा छोड़ दें। यानी कि बड़ा क्लियर एजेंडा था कि संसद नहीं चलने देंगे जब तक ये जेपीसी की डिमांड नहीं छोड़ते। एक छोटा सा बिंदु मैं यहाँ जोड़ दूं इससे पहले कि विनोद जी उत्तर दें। जी एक छोटा सा बिंदु जोड़ दूं। आप बात कर रहे हैं, एक तरफ बात है कि राहुल गांधी जी से माफी मांगने वाली बात जिसमें नियम 357 का उल्लंघन बार बार स्पीकर महोदय ने किया, और दूसरी तरफ हम 20,000 करोड़ रुपए के बारे में सवाल पूछ रहे हैं और 12 लाख करोड़ जो जनता की वही सवाल मैंने विनोद जी से पूछा, वही मेरे सवाल में था कि कोशिश ये थी कि उसको उसके बदले में कि अगर हम ये मुद्दा उठा देंगे तो आप वो मुद्दा बंद कर दीजिए वरना हम संसद नहीं चलने देंगे। रैंसम में था सर। बिल्कुल। देखिए, दो चीजें हैं। अभी जैसे अपराजिता जी ने कहा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सामूहिक है, निश्चित रूप से सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी हमेशा ज्यादा मानी जाती है। जब यूपीए की सरकार थी तो जेटली जी ने कहा था कि टू डिस्टर्ब द पार्लियामेंट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द अपोजिशन। और अब इस पे सारंगी जी मत कह दीजिएगा, छोड़ो कल की बातें। सुषमा स्वराज जी ने जो है लोकसभा में कहा था कि ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, सदन चले, विपक्ष का काम तो विरोध करना है और अगर जरूरत पड़ेगी तो संसद को बाधित करना भी है। ये उस समय हम लोग कवर कर रहे थे कि ये सब चीजें हैं, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा जो सवाल आपने किया और जो अभी महिमा जी ने पूछा कि क्या कभी सत्ता पक्ष ने इस तरह से संसद बाधित की है, देखिए कम से कम 30 साल से ज्यादा मैंने पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की है, 38-39 साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए हैं, विधानसभाएं भी मैंने कवर की हैं, उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की और सब जगह। सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ विधायक कभी कभी जरूर ऐसा करते रहे हैं कि अपनी मांग को लेकर के थोड़ा वेल में आ जाएं और हंगामा करें। जैसे यूपीए के टाइम में तेलंगाना की मांग को लेकर के तेलंगाना के सांसद कभी कभी आ जाते थे एक बार, लेकिन सरकार के मंत्री संसद को बाधित करें ऐसा पहले मैंने तो कम से कम नहीं देखा न सुना। और हमेशा कोशिश यही रहती है कि जब हंगामा होता है तो मंत्री जो है चुपचाप शांत अपनी सीट पर बैठे रहते हैं, चाहे सत्ता पक्ष का कोई सांसद हंगामा करे या विपक्ष का कोई सांसद हंगामा करे। लेकिन इस बार बड़ी विचित्र स्थिति देखने को आई कि मंत्री ही खड़े होकर के जो है वो राहुल गांधी की माफी की मांग करते हुए और उसके बाद इतना शोर मचा कि संसद बाधित हुई लगातार। तो ये जरूर मतलब मुझे लगता है कि एक अनप्रेसिडेंटेड पूरा हुआ है और शायद ये सत्र जो है 2019 के बाद से ये सब पहला सत्र है जो इतना इस तरह से जाया हुआ है, जिसमें मेरे पास क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आई थी, समय बिल्कुल खत्म हो गया है अपराजिता जी, लेकिन सवाल का जवाब तो दीजिए। विनोद जी ने और महिमा जी ने बिल्कुल ये बातें जो रखी हैं कि ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था इस बार जो सत्ता पक्ष ने किया। देखिए, मैंने कहा अप्रैल 6 तक सत्ता पक्ष चाहती रही कि हम पार्लियामेंट चलाएं। कैसे मैडम? आप कह रहे थे कि राहुल गांधी की माफी का मुद्दा छोड़ देंगे अगर आप जेपीसी का मुद्दा छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि आपने पूरा मुद्दा मैन्युफैक्चर ही इसीलिए किया था कि आपको जेपीसी की डिमांड से बच जाए। देखिए, ऐसा है कि हम तो निश्चित तौर पर अभी भी कहेंगे कि हमें राहुल गांधी जी से माफी चाहिए। ये देश के मान सम्मान और अभिमान का सवाल था, मर्यादा का सवाल था और हमेशा बना रहेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये 140 करोड़ जनता कह रही है। देश के भाजपा ने साबित कर दिया, देश के विषय में इस तरह की बातचीत करना, देश के सिस्टम्स के विषय में इस तरह की बातचीत करना कहां तक लाजमी है। और जेपीसी के नाम पे आप इस बात को छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड आके संसदीय मंत्री ने कही है ये बात कि अगर वो ये मुद्दा छोड़ देते हैं तो हम भी ये मुद्दा छोड़ देंगे। देखिए, मैंने कहा कि जेपीसी का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में है, तो मैं कह दूं ये जो जेपीसी का मुद्दा नहीं, अदानी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। और जहां तक वो एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट का सवाल है, जब तक वह एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट हस्तगत नहीं होती है, जेपीसी का अर्थ क्या है और जेपीसी की मांग का अर्थ क्या है। ठीक है मैडम, मेरे पास क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो गया। महिमा जी, मैं माफी चाहूंगा, शुरुआत में आप नहीं जुड़ पाई, उसकी वजह से मैं काफी सारे सवाल थे जो मैं आप तक लेके जाना चाहता हूं। बिल्कुल समय खत्म है मेरे पास। एक जानकारी में दे दूं जी, एक जानकारी में 10-10 सेकंड आप दोनों के लिए। विनोद जी पहले आप, फिर महिमा जी, फिर खत्म कीजिएगा। देखिए, 2G मामले में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी भी चलती रही और जेपीसी भी गठित हुई। बिल्कुल, और उसके बाद हमें पता है सुप्रीम कोर्ट में उसका क्या निकल कर आया, और उसके बाद भी उसको अभी भी एक करप्शन के मुद्दे के तौर पर बीजेपी अभी भी उठा रही है। महिमा जी 10 सेकंड आपके लिए, समय बिल्कुल खत्म है मेरे लिए।
राहुल गांधी जी ने लंदन में जो बात कही थी कि भारत में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, उसे साबित करने का काम आज भाजपा ने कर दिया है। लंदन में क्यों कहा? चलिए। भारत के अंदर कहते छोटी सी बात है, लंदन में ठीक नहीं है, कहना था। मैं भारत के बहुत अंदर बहुत कहते माफी हैं। चाहता हूं आप बात सभी थी। से, समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। शुरुआत में ब्रेकिंग न्यूज थी, सुप्रीम कोर्ट की, महिमा जी जुड़ नहीं पाई तो उनसे कुछ और सवाल नहीं ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आप सभी का अपनी बातें रखने के लिए। कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि जो बाहर की राजनीति है, कम से कम संसद में तो उसको छोड़ दीजिए। संसद को तो लोगों के लिए काम करने का एक जरिया है, इसीलिए चुनकर लोगों को वहां भेजा जाता है। सैलरी इस बात की लेते हैं सांसद, तो अगर अपना काम आप नहीं करें अपने दफ्तर में तो आपको सैलरी मिलेगी क्या? कल से अगर मैं एंकरिंग करनी यहां छोड़ दूं तो मुझे सैलरी मिलेगी क्या? पर सांसद अगर अपना काम ना करें, उनकी सैलरी बदस्तूर जारी रहेगी। इस पर भी सोचना होगा।